अवध ओझा साहब, तो देखिए सारा गेम इसका है कि लोगों की ज़हन में इतना खौफ भरने की कोशिश करो कि देखो साहब वो जंगल राज था, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, ये आ जाएंगे तो फिर वैसे ही आ जाएंगे। मतलब मैं सोचता हूं कि इतने साल के बाद भी अगर आपको 20 साल पहले की याद दिलानी पड़े, ये भी तो एक अलग ढंग का सिस्टम चल गया हमारी राजनीति में। बिल्कुल। एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि बिहार में हमारे पास किसी और मुद्दे पर, जैसे मैंने कहा पिछले शो में भी मैंने कहा कि हम तमिलनाडु में इस पे बात नहीं करेंगे, हम कर्नाटका में इस पे बात नहीं करेंगे, हम तेलंगाना में इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे सेक्टर डेवलप हो चुके हैं। उनका सर्विस सेक्टर अच्छा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंजाब में हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बिहार और पूर्वांचल यूपी, जैसे हम इस लॉ एंड ऑर्डर की बात यूपी में भी करते हैं, दोनों स्टेट के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती। आप देखो जब चेस का गेम होता है तो सारे प्यादे बोर्ड से उतार दिए जाते हैं, लेकिन अंतिम में जब राजा बचता है तो चेक एंड मेट, उसे बोर्ड से नीचे नहीं उतारा जाता। कभी भी राजा को बोर्ड से नीचे नहीं उतारा जाता। जैसे आपने घोड़े को मार दिया वो बाहर हो गया, हाथी को मार दिया वो बाहर हो गया, राजा को चेक एंड मेट। लेकिन एक बात में वापस, खेसारी लाल यादव को जैसे आपने देखा होगा आरजेडी या तेजस्वी यादव जंगलराज पे बयान नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं। वो केवल अपनी जो उनका मैनिफेस्टो है उसको बता रहे, भाई किनारों पे चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं इस मुद्दे को जितना उछाल मारेंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा देगा। लेकिन खेसारी की ये समझ यहाँ कमजोर पड़ गई, तो आपको लगता है अब ये मुद्दा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा? नहीं, मैं बताऊं आपको, जब इलेक्शन आता है तो अपोजिशन एक कोशिश करता है, बड़ी प्यारी कोशिश ये करता है कि वो आपको पैनिक करता है, भड़काता है, इंस्टिगेट करता है। खेसारी जी इस चाल को, और मैं एक बात यहां डिस्क्लोज करना चाहूंगा, जिस दिन से चुनाव में उतरे मेरा बड़ा व्यक्तिगत संबंध है खेसारी लाल यादव जी से। अच्छा, आपके मित्र हैं? अरे बहुत अच्छे। कैसे बात होती है आपकी, जरा थोड़ा मतलब बड़ी दोस्ताना बात है। और 2 दिन पहले मैंने उन्हें फोन करके कहा, 2 दिन मैं यहाँ पे मंच पे इस बात को बोल रहा हूँ, 2 दिन पहले मैंने फोन करके कहा कि बाबूजी अब नेता हो गए हो, मेरा एक दोहा रट लो। बोले बाबा कौन सा? तुमने कहा ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। इन बाबा और कुछ? अरे मैंने कहा प्रचार करा, बोला मत, कुछ मत बोलिया। लेकिन वही है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे आदमी अपने आप को संभाल पाना, जैसे हर आदमी नरसिम्हा राव नहीं हो सकता। मैंने उनके अंदर देखा था, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी, वो आदमी चुपचाप बैठा रहता था। ये जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्योंकि वो जो आपसे सवाल पूछ रहा है कोई जरूरी नहीं सवाल पूछ रहा है, वो आपको इंस्टिगेट भी कर रहा होता है। तो खेसारी जी शायद इस अनुभव से वंचित थे और उसका शिकार हो गए। बात बैटल ऑफ राघोपुर की। बीजेपी ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की सियासी घेराबंदी तेज कर दी है। एनडीए के दिग्गजों का जमावड़ा आज हाजीपुर में जुटा। निशाने पर रहे तेजस्वी यादव, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप किसी का टैलेंट नहीं सीख सकते तो आप उसके मनोबल पे प्रहार करना शुरू करिए, आप उसका चैन छीनने की कोशिश करिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर में आपने देखी, बड़ी भीड़ है साहब। लेकिन ये देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखिए, ये सीखने लायक है कि जो असली व्यक्ति है उसको ही चारों ओर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना घेर दो कि उसके दिमाग में हमेशा चलते रहे, भाई राघोपुर का क्या होगा जहां से मैं लड़ रहा हूं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। 2015, 2020 तेजस्वी यहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार मोर्चा बीजेपी के चुनाव चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाला है। तेजस्वी की राघोपुर में घेराबंदी अब अमित शाह कर रहे हैं। राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ क्या व्यू रचना कर रहे हैं अमित शाह, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट डालते। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस। क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके तेजस्वी राघोपुर विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। राघोपुर लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2015 और 2020 के चुनाव में तेजस्वी राघोपुर सीट फतह कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी इस बार राघोपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तेजस्वी को उनकी परंपरागत सीट पर घेरने की पुख्ता रणनीति बना ली है। खुद अमित शाह ने तेजस्वी को घेरने का चक्रव्यूह बना लिया है। भाई तेजस्वी जी, आप बिहार को किस चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हो? नीतीश जी ने बड़े प्रयास से 20 साल में कानून और व्यवस्था ठीक की है। क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो?
हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो, फिरौती और अपहरण में नंबर 1 बनाना चाहते हो, लूट में नंबर 1 बनाना चाहते हो, आपकी ये इच्छा आपके मन में ही रह जाएगी, क्योंकि फिर से एक बार बिहार की जनता एनडीए को चुनने जा रही है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को चुनने जा रही है। तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र चारों ओर से गंगा की धार से घिरा है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने राघोपुर की तरह तेजस्वी यादव को 4 मोर्चों से घेरने की रणनीति एक्टिव कर दी है। राघोपुर का रण तेजस्वी यादव बनाम बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार के बीच है। सतीश कुमार की खासियत यह है कि वो राघोपुर सीट पर राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में सतीश कुमार तेजस्वी यादव से हार चुके हैं। इससे सबक लेते हुए बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने पिछली बार के मुकाबले राघोपुर में अपना संगठन बूथ स्तर तक मजबूत किया है। यहां 3 यादव और एक राजपूत उम्मीदवार मैदान में होने से मुकाबला रोचक हो गया है। राघोपुर सीट पर यादवों की आबादी करीब 30% है, जबकि दूसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। बीजेपी ने राघोपुर में यादव उम्मीदवार उतारा है। अगर यादव वोटों में बीजेपी के पक्ष में थोड़ा भी झुकाव आया और राजपूत, ब्राह्मण और दलित समुदाय साथ आए तो खेल उलट सकता है। जितने बाहरी लोग आ रहे हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। ये लोग ऐसा लोग चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम करें। ऐसा हर किस होने वाला नहीं। चुनावी रण में घिर गए हैं तेजस्वी। जानकार कहते हैं कि गंगा की धार के बीच राघोपुर की धरती हर चुनाव में एक नई कहानी लिखती है, लिहाजा तेजस्वी के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। दरअसल तेजस्वी यादव के लिए लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि लालू विरासत बनाम नई चुनौती की है। अगर उन्होंने राघोपुर का किला बरकरार रखा तो ये उनकी नेतृत्व क्षमता की पुष्टि होगी, लेकिन अगर लहर उलट पड़ी तो ये 2025 के बिहार चुनाव का सबसे बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है। अवध ओझा साहब, ये भी एक मास्टर स्ट्रैटेजी है जो आपका मेन फोकस पॉइंट हो। महागठबंधन का इस समय फेस कौन है? तेजस्वी यादव। तो साहब, अगर आप उन्हीं की व्यू रचना कर रहे हो तो ये तो एक अच्छी रणनीति बनी जाती है। राजनीति में 2 किताबें बड़ी फेमस है पूरी दुनिया में, एक अर्थशास्त्र कौटिल्य की और एक प्रिंस मैकियावेली की, और दोनों एक बात पैरेलली कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करे उसे वहीं मिटा दो। नहीं, लेकिन एक और दूसरी बात होती है ना, जैसे तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे, उसके बाद वो राजनीति में आए क्योंकि पिता राजनीति में थे, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके तमाम सवाल उठते हैं। तो राजनीति में एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? राजनीति में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू उस आदमी की जो समझ थी, मुझे लगता है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सिवा कोई और रहा होता तो ये देश मैक्सिमम 20 साल सरवाइव करता, मैक्सिमम। जवाहरलाल नेहरू की किताब है, वो किताब नहीं है, बेसिकली लेटर्स है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक, उसे पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति यूनान से कहानी शुरू करता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे लाके खत्म करता है जेल में। क्या समझ थी इतिहास की? श्रद्धा और विश्वास विज्ञान के विकास में बाधक है, ये स्टेटमेंट्स हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।